आगे सेकंड एकदम जजमेंट से लगा ले फेंक हां खींच छोड़ दे हाँ बस धन्यवाद। मैं जैसा बोलूं वैसा करना है। वैसी बात है। वो क्रॉसिंग कर रहे हैं। इस्लामपुर गांव का नाम बदलकर ईश्वरपुर करने का ठहराव प्रस्ताव केंद्र सरकार हो, ये केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की नाकामी है। ये नाकाम सरकार है, इसलिए धर्म का सहारा ले रही है। सिर्फ उर्दू पत्रकारों को बुलाने का या मराठी पत्रकार परिषद क्यों नहीं बुलाई? अगर शेख आसिफ से बयान को आपको तकलीफ थी तो आपको मराठी पेपर वालों को पत्रकारों को बुलाकर सख्त एहतजाज दर्ज कराना चाहिए था। अगर मैं नहीं था तो उन लोगों को भी काम कर ले बता देना चाहिए था जो ये बातें कह रहे हैं। आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जा रहा है। आपको ये नहीं पूछा जा रहा कि काम करेगा कौन। आप बहैसियत एक एमएलए हो, ये आपकी जिम्मेदारी थी कि वो जो कुछ हुआ उसको आपको मानना चाहिए। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज मालेगांव। आज बरोज इतवार तकरीबन रात को 3 बजे के वक्त, पौने 3 बजे के वक्त फायर स्टेशन पे पवार साहब को चेतन पवार सरपंच यहाँ अपना सौंदाना के सरपंच चेतन पवार का फोन पवार साहब को आया। मैं घर पर ही था। मुझे मंत्री महोदय दादा भूसे साहब ने फोन किया और पवार साहब ने फोन किया कि सौंदाना के गांव में एक नदी में एक लड़का 2 से 3 घंटे पहले से फंसा हुआ, पानी अचानक नदी में बढ़ने से लड़के को झाड़ का सहारा मिला, झाड़ के ऊपर बैठा हुआ था। फिर हमें जैसे ही फोन आया मंत्री साहब का, हमने फौरन खान साहब को और हमारी पूरी टीम लेके मौके वारदात पर पहुंचे सौंदाना। और सौंदाना में जब पहुंचे तो नदी का प्रेशर बहाव इतना खतरनाक था कि उस लड़के को बचाना बहुत ही रिस्की था। फिर भी मैंने अल्लाह की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया और पानी में छलांग लगाकर इस पार से जाकर उस पार पानी को काटते हुए तैरते इस बच्चे के पास जो झाड़ पे बैठा हुआ था उसके लग गया और ये बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में और डरा हुआ था। मैंने उससे समझाया बच्चे को कि डर मत, अल्लाह ने चाहा तेरी जिंदगी बची है, अल्लाह ने बचाना है तो बचेगा तू घबरा मत, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा कोऑपरेट कर। और हमारी पूरी टीम को, फायर ब्रिगेड की जो टीम थी हमारी, उनको इंटीमेशन दे दिया कि ऐसे ऐसे रस्सी बांधकर ऐसे ऐसे करना है। हमारे पूरे लोगों ने इसमें मदद की और मैं जब इसके लग पहुंचा तो इसे मेरी लाइफ जैकेट, जो सेफ्टी जैकेट पहन के गया था, इस लड़के को नहाते नहीं आता था, तो मैंने मेरी सेफ्टी जैकेट उतार कर इसे पहनाया क्योंकि मुझे तीरते आता था, मैं आ जाऊंगा। अगर ये कहीं छूट जाता पानी में, पानी का इतना प्रेशर था, इसकी जान को धोखा था, फिर भी मैंने इसे मेरी सेफ्टी जैकेट पहनाकर अल्लाह की मदद से उस पार से इसको लेकर, इसको डिप्रेशन में था, इसको समझा कर लेकर आकर और इस किनार पे सही सलामत अल्लाह की मदद से बचाया, जिसमें हमारी फायर ब्रिगेड की पूरी टीम इस काम में मदद करी और पूरे गांव के सरपंच और गांव के लोगों ने ऊपर से रस्सी और इसकी मदद कर और अल्लाह की मदद से मैंने इसको अकेले सर्च ऑपरेशन कर बाहर निकाला। और इसका नाम है संदीप बंडू खैरनार, वह 20 रहने वाला सौंदाना का है। ये क्या वजह से फंसा था बेटा, बता तू क्या वजह से कैसे गया था वहाँ? बोल। गाड़ी लेके आया था उधर से। हाँ, गाड़ी से फंस गया था। गाड़ी लेके आया था, गाड़ी बह गई। नहीं, गाड़ी बंद गिर गई और तू बह गया पानी में। गाड़ी लेके आया, ये गाड़ी से उस पार जा रहा था ब्रिज से, लेकिन गाड़ी बंद पड़ गई और इसका झोल पानी में गया और ये प्रेशर से बह गया। ऊपर वाले की मदद रही कि झाड़ का सहारा मिला और बच गया और उसे सर्च करके हमने जिंदा निकाला। मंत्री साहब का भी बहुत कई बार इस काम में सरपंच साहब को और मेरे को फोन आया कि बच्चे को बचाया गया कि नहीं बचाया। बचाने बाद चेतन पवार साहब और मैंने मंत्री साहब से बात करके इसको बच्चे को जिंदा बचा लिए और अभी इसे गांव वाले के ताबे बच्चे को दे रहे हैं। आज सौंदाने या ठिकाणी नदीला अचानक आलेल्या पुरामुळे संदीप बंडू खैरनार हा पुलावरून वाहून गेला होता। तसंच सौंदाने येथील ग्रामस्थांनी फोन केले, त्यावेळी तर या ठिकाणी संपूर्ण गावातील ग्रामस्थ जमा झाले व या ठिकाणी आल्यानंतर असं कळालं की मध्ये झाड होतं आणि पाणीचा प्रवाह एकदम जोरात होता। त्यानंतर आम्ही मंत्री महोदय दादाजी भुसे साहेब यांना फोन केला आणि तत्काळ अग्निशामक दल या ठिकाणी फोन केला। त्या ठिकाणी संजय पवार सरांनी लगेच शकील तैरागी व त्यांची संपूर्ण टीम या ठिकाणी पाठवली
त्यानंतर शकील दादाने एकट्याने रेस्क्यू ऑपरेशन करत त्यांच्या संपूर्ण टीमने संदीपला एकदम सुखरूप असं बाहेर काढलं। याच्या पहिलेही शकील दादाने सौंदण्यात 3-4 ठिकाणी आमच्या फोनला विनंती देऊन संजय पवार सरांनी अग्निशामक दलाने या ठिकाणी रेस्क्यू ऑपरेशन केलेले आहे, परंतु आज या ठिकाणी संदीपला एकदम सुखरूप जिवंत बाहेर काढलं। त्यामुळे मी शकील दादा आणि शकील तैरागी आणि संपूर्ण तुमच्या टीमचे खूप खूप आभार व्यक्त करतो। सौंदण्याकडून तुमचे खूप खूब धन्यवाद व्यक्त करतो। थैंक यू सर, थैंक यू। कल जुमे की रात में एक एक्सीडेंट हुआ था 40 गांव फाटे के तरफ में, एक रुकड़ी आदि होटल बोलते हैं वहाँ पर। एम्बुलेंस के दौरान एक शख्स जो है तो जगहों पे बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए थे, गाड़ी वाले ने मार दिया था उसको। इस दौरान जो है तो हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर बंटी भाई ने उसको उठा के पहले साइकेट लेकर आया। साइकेट में लेकर जब साइकेट अस्पताल में जब लेकर गए तो डॉक्टर साहब बताया कि इसको वेंटी लगेगा। तो फिर बंटी भाई ने मेरे से आरिफ भाई से कांटेक्ट किए, फिर हमने उनको बोले कि भाई इनके जिम्मेदार अभी कोई है नहीं, इनको तुम सिविल अस्पताल लेकर आ जाओ। तो जब हमने वहाँ पर सिविल अस्पताल में ये शख्स को लेकर आया और कल हमने व्हाट्सएप के ऊपर फ़ोटो वायरल किए। फ़ोटो वायरल करने का हमारा मकसद ये था क्योंकि एक्सीडेंट के दौरान जो शख्स जख्मी हुआ था इसके घर वालों को ढूंढना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसको एक अच्छे अस्पताल और एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत थी, एमडी मेडिसिन जो इलाज कर सकता है, क्योंकि इसके दिमाग के ऊपर फटका लगा। अक्सर देखने में आता है कि बहुत से सोशल वर्कर जो है तो न्यूज़ के ऊपर फोटो डाल के चलाते हैं, मगर यूट्यूब की गाइडलाइन के हिसाब से जख्मी लोग के जो है तो यूट्यूबर जो है तो फ़ोटो नहीं लगा पाते हैं, जिसके वजह से न्यूज़ बंद होने का खतरा हो जाता है या चैनल बंद होने का खतरा हो जाता है, इसलिए वो लोग फ़ोटो नहीं लगाते। तो मेरी मालेगांव शहर के सभी सोशल वर्करों से ये गुजारिश है, जब भी अगर कोई लावारिस हाल में अगर कोई एक्सीडेंट के दौरान कोई जख्मी शख्स अगर मिलता है तो एक सादी फ़ोटो चलाओ और उसके घर वालों तक अपडेट पहुंचाओ कि भाई ये जख्मी है। क्योंकि हमारा मकसद ये है कि अगर उसके घर वाले हमें जल्द से जल्द अगर मिल जाते हैं तो उसका सही तरीके से इलाज हो जाए, सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट हो जाए। अक्सर देखने में आता है कि जब घर वाले अगर नहीं मिलते हैं, बहुत से ऐसे नौजवानों की, बुज़ुर्गों की जान जा चुकी है। अच्छे डॉक्टर के ट्रीटमेंट मिलने के नहीं मिलने के बाद सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों का कोई निज़ाम नहीं है सिविल अस्पताल में, तो हमारी जहाँ तक कोशिश यही रहती है कि हम जल्द से जल्द जख्मी शख्स के जो है तो घर वालों को ढूंढें और उन तक इस बात की खबर पहुंचाएं ताकि वो अच्छे अस्पताल में ले आए, कि उसका इलाज कराए, उसकी जान बचाए। कल जब ये एक्सीडेंट हुआ तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे सभी सोशल वर्कर आरिफ खान साहब, पापा भाई, लड़वाला, सलीम भाई, शकील तैराग साहब, सत्तार भाई, जितने भी हमारी पूरी टीम ने कल इनका फ़ोटो वायरल किए और आवाम से गुजारिश की है कि ये शख्स को ढूंढने में हमारी मदद करो। अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि 1 घंटे के अंदर इनके घर वालों की शनाख्त हो चुकी थी। इनका नाम था मोहम्मद साहिद शमसुद दुआ। ये रहने वाले नए इस्लामपुरे के थे और कल से आज तक हमारे आरिफ खान साहब सोशल वर्कर और हमारे ग्रुप के जितने भी हमारे ग्रुप में काम करने वाले सभी को कहीं ना कहीं से फ़ोन आ रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने का और बताने का हमारा मकसद ये है कि कल जो एक्सीडेंट हुआ था और हमने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर फ़ोटो वायरल किए थे, ये नया इस्लामपुरा के रहने वाले हैं और इनके घर वालों की शनाख्त हो चुकी है। इनके घर वाले हमें मिल गए और हमने जो मकसद से इनका फ़ोटो वायरल किया था कि इनको सही ट्रीटमेंट मिले, इनको सही डॉक्टर मिले, घर वालों को इत्तला किए। अपने घर वाले सिविल अस्पताल में आए और सिविल अस्पताल से फिर उन्होंने सीपा अस्पताल लेकर आए। सीपा अस्पताल के हमारे डॉक्टर इस्माइल साहब ने जो है तो ताबड़तोड़ सिटी स्कैन करने लगाया। सिटी स्कैन में जब देखा इनके दिमाग पे बहुत खतरनाक धूस मार लगी हुई थी, तो डॉक्टर इस्माइल साहब ने जो सीपा के एमडी डॉक्टर है हमारे, उन्होंने इनको ताबड़तोड़ ये बोला कि इसको जो है तो दिमाग का डॉक्टर लगेगा और इसको धुलिया भी जाना पड़ेगा। होम अस्पताल में अभी इनका जेर इलाज जारी है वहाँ पर। तो हम शहरियान का और ख़ास करके व्हाट्सएप ग्रुप वालों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी रिपोर्ट तो आप तक आती है और आप लोग उसको आगे शेयर करते हैं और आपके शेयर करने से जो बिछड़े हुए लोग हैं उनके घर वाले हमें मिल जाते हैं। हम तहे दिल से व्हाट्सएप ग्रुप वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। अब जो पोस्ट तो आगे चल रही थी उसको रोक दो, अब ये न्यूज़ को आगे चलाओ ताकि लोगों को इस बात की मालूमात हो जाए कि इसके घर वाले हमें मिल गए। अक्टूबर मुन्ना काटा
नेशनल हाईवे नंबर 3, यहाँ पर एक केले का पिकअप गाड़ी पलटी हो गया। गाड़ी पलटी होने की वजह हमारे लतीफ़ भाई के ऐसे मालूम पड़ी कि गाड़ी के स्टीयरिंग में कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए गाड़ी पलटी हुआ। ये पिकअप गाड़ी जो है तो पाचोरा से मुंबई जा रहा था और यहाँ पे एक पिकअप गाड़ी पलटी हुआ। गाड़ी नंबर MH19 CX0651, ये गाड़ी नंबर है, ये मुंबई की ओर जा रहा था। अक्सर देखने में आता है कि बरसात के मौसम में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि स्टीयरिंग फेल हो जाती है, गाड़ी पलटी हो जाती है। तो मैं जितने भी हमारे ड्राइवर भाई है जो भी गाड़ी अगर चलाते हैं तो मैं इनसे ऐसी गुजारिश करता हूँ कि अगर जहाँ से आप लोग गाड़ी लेकर निकलते हैं तो गाड़ी को थोड़ी देर के लिए चेक कर लो, कहीं इसके अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं है या आगे कोई फॉल्ट होने आ रहा तो नहीं। क्योंकि मसले चीज़ में जब भी फॉल्ट होता है तो कहीं ना कहीं ड्राइवर को भनक लग जाती है कि अब गाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ आगे काम निकलने आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा हादसा होने से यहाँ टल गया, ड्राइवर जख्मी था। हम लोग आए यहाँ पर आरिफ खान साहब, लतीफ़ भाई, दानिश, सलीम भाई रिक्शा वाले, हमारे सभी ग्रुप लोग यहाँ पर मौजूद थे, पापा भाई लाइट वाले। हमने ताबड़तोड़ जो है तो ड्राइवर को गाड़ी में से निकाला और करीबी अस्पताल में उसको भिजाया। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि ड्राइवर को ज़्यादा मार नहीं लगा। मौके वारदात पे हमारी यहाँ टीम आ गई थी तो हमने ड्राइवर को ठीक से बचा दिया, गाड़ी में से निकाल दिया। बरसात का मौसम है, ड्राइवर भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि अपनी जान की फिक्र रखते हुए गाड़ी चलाओ। और अगर आपको लगता है कि गाड़ी में कोई फॉल्ट है तो पहले गाड़ी कोई भी करीबी गैरेज के ऊपर उसको बना के क्लियर करके रोड पे लेके निकलो, क्योंकि जान है तो जान है, जान रहेगी तो आपका घर चलेगा, दार चलेगा, परिवार चलेगा। हम देखते हैं कि एक्सीडेंटों के अंदर कई लोगों की जान चले जाती है, वक्तिया तौर के लिए लोग आते हैं, दिलासा देते हैं, सरकारी देते हैं, जान चले जाती है तो घर वाले बहुत फिक्रमंद हो जाते हैं क्योंकि वही कमाने वाला रहता है। तो मैं सभी ड्राइवर भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि अपनी जान की फिक्र रखते हुए आप रोड के ऊपर गाड़ी चलाइए। और जहाँ भी अगर आपको हाईवे रोड के ऊपर मालेगांव के ताल्लुक से बोलो, महाराष्ट्र के ताल्लुक से बोलो, जहाँ भी अगर आपको हमारी मदद लगती है इंशाल्लाह हम आपकी हर तरीके से मदद करेंगे। क्योंकि एक्सीडेंट के मामला को हम लोग एक्सीडेंट के मामला में बहुत जोरों से चलते हैं, इसलिए चलते कि यार हमारे जाने से अगर किसकी जान बच जाती है तो अल्लाह ताला हमारे से बहुत बड़ा काम दे रहा है। हमारे लतीफ़ भाई टोल नाके से आए थे, चांदोड़ टोल नाके से, हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत सही टाइम वक्त पे आते हैं और ट्रैफिक को जो है तो सही तरीके से कंट्रोल करते हैं। अभी क्रेन बुला के हम लोग यहाँ से गाड़ी उठाएंगे। ड्राइवर भाई लोग से ये बोलूँगा कि भाई अपनी जान की फिक्र रखते हुए गाड़ी चलाओ आप। महाराष्ट्र सरकार ने सांगली डिस्ट्रिक्ट का इस्लामपुर गांव का नाम बदलकर ईश्वरपुर करने का ठहराव प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था और केंद्र सरकार ने इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर करने का फैसला किया है और उसको मंजूरी दी। इससे पहले भी औरंगाबाद का नाम बदला गया, इससे पहले भी अहमदनगर का नाम बदला गया, इससे पहले भी उस्मानाबाद का नाम बदला गया। और देश में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग रियासतों में नाम बदलने का काम जब से 2014 से, जब से मोदी सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, सिर्फ नाम बदलने का काम कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है और मोदी जी को विकास पुरुष बताती है कि देश बहुत प्रगति हो रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। जब देश आगे बढ़ रहा है, प्रगति हो रही है, तो आपको ये नौबत क्यों आई कि आप पुराने नाम बदलकर आप धर्म के नाम पर रखने की जो कोशिश कर रहे हो या रख रहे हो? ये केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की नाकामी है। ये नाकाम सरकार है, इसलिए धर्म का सहारा ले रही है। लेकिन आप नाम बदल दो, सिर्फ बोर्ड पे नाम बदलता है, पार्टी पे नाम बदलता है, लेकिन इस देश के संविधान को मानने वालों के दिलों में से नाम को मिटा नहीं सकते। एक दिन जरूर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चली जाएंगी, लेकिन दिल में जो नाम बसा हुआ है, जबान पे जो नाम है, औरंगाबाद,
उस्मानाबाद, अहमदनगर, इस्लामपुर, ये नाम दिलों में से भाजपा नहीं हटा सकती। इन्होंने विकास, डेवलप, नए गांव बचाओ, उसके नाम रखो ना, विरोध किसको है? नए गांव बचाओ, नए नाम रखो, लेकिन वही नाम को पलटकर बदलना, ये सरकार की नाकामी है। राज्य सरकार मूर्खपना का काम कर रही है, बेवकूफी का काम कर रही है। और किरीट सोमैया के बोलने के ऊपर एक बेवकूफ की बात को सुना जा रहा है और खुद ये बेवकूफ बन रहे। राज्य सरकार निर्णय लेने के टाइम पहले अहवाल मंगा लेना चाहिए था, नीचे से तुम्हारी एसआईटी से मंगा लेना चाहिए था, चार्जशीट की कॉपी मंगा लेना था। आपके पास लॉ जुडिशियल डिपार्टमेंट है सरकार पास, लेकिन आप एक बेवकूफ इंसान के अर्ज के ऊपर निर्णय हो जाता है। मालेगांव शहर हो, सिल्लोड़ हो, बुल्डाना के कुछ शहर हो, अमरावती के कुछ शहर हो, ये राज्य के अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम पर जो नफरत की राजनीति सरकार कर रही है, किरीट सोमैया कर रहा है। सरकार ने ठीक है निर्णय लिया है, लेकिन आज भी हमारा दावा है, एक भी बांग्लादेशी, एक भी रोहिंग्या नहीं है। तुम किसके राशन कार्ड रद्द करोगे? किसके? वो लिस्ट तो हमको बताओ कि बांग्लादेशी यहां मिले। बस सिर्फ वो वातावरण खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जरिए हम जल्दी ही जिन लोगों के जन्म दाखिले रद्द हुए, जिन लोगों के ऊपर केसेस बने हैं, जिन लोगों महानगर पालिका ने दाखला जमा करी, ऐसे तमाम ही लोगों की हम एक जल्दी मीटिंग लेंगे और उनको हिम्मत दिलाने की बात करेंगे, हिम्मत देंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं। जिस तरीके से हमने रमजान महीने में धूप में एसआईटी ऑफिस के बाहर हमने मदद की, हम आज से उसकी तैयारी करेंगे। कोई भी इंक्वायरी आने दो, कोई मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं, शहर वासियों को डरने की जरूरत नहीं। हम इस देश के अंदर हम बराबर के हिस्सेदार हैं। हमने कुर्बानी दी इस देश को आजाद करने के लिए मुसलमानों ने। इनको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है हमको कि हम देश से प्यार करते कि नहीं करते। देश है, देश हमारा है, तो हम बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। उसके लिए बिल्कुल माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, सक्षम है। हर तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। आज की इस पत्रकार परिषद बुलाने का मकसद ये है कि मालेगांव शहर के एमएलए साहब अभी कुछ दिन पहले एक मुकद्दस सफ़र से उनकी वापसी हुई है, और जैसे ही उनकी वापसी हुई तो उनका जो पहला दौरा था वो मछली बाज़ार का दौरा था। मछली बाज़ार के दौरे के अंदर जमीयतुल उलमा हिंद ने वहाँ पर सदारत के ज़रिए उन्होंने वहाँ पर दौरा किया, और जमीयतुल उलमा एक बावकार तंजीम है और वो हमेशा से ऐसे लोगों की मदद करती आई है जिसका घर जल गया हो या किसी और मामलात में। और भी जो सुन्नी दीगर तंजीमें हैं वो भी अपने हिसाब से कुछ न कुछ लोगों की इमदाद करती रहती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जमीयतुल उलमा हिंद ने वहाँ पर जो कमेटी तश्कील दी और जो वहाँ पर तामीरी काम होगा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं वक्त के एमएलए साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने एमएलए शिप से, अपने एमएलए फंड से या अपने किसी भी ज़राए से आने वाली आमदनी से वहाँ पर आपने क्या ऐलान किया? आप अपने तौर से क्या ऐलान किया? आप दो पद पर काम करते हो, एक तो जमीयत के पद पर काम करते हो, दूसरा आप शहर के एमएलए हो, और आपकी पार्टी का ये नारा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारा है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, वहाँ के जो मुसलमान है जिसकी आप दाद रसी के लिए गए थे, बहैसियत एमएलए आप क्या करेंगे? आपने ये वाज़ेह ऐलान नहीं किया, और ये कोई पहला मौका नहीं है
कि जो आप लोगों ने नारा ना लगाया, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और शहर के अंदर ये कोई पहला हादसा नहीं है, बार बार ऐसे कई मौके आए, लेकिन बहैसियत एक एमएलए होने के नाते आपने अपने एमएलएशिप के दौर में आवाम को क्या दिए? मेरा ये सवाल है कि एक एमएलए की कुछ जिम्मेदारी होती है। आप हमारी वो माएँ बहनें जो जिनको सियासत से कोई वाबस्तगी नहीं है, ना कोई वो मालूमात है, वो आपको वोटिंग करती है सिर्फ इस बुनियाद पर कि आप एक मुफ्ती हो, एक आलिम दीन हो। आखिर ये कब तक चलता रहेगा इस तरह का हार जीत का सिलसिला? एमएलए होते हुए आपने इस शहर के क्या नुमाइंदगी का हक अदा की है? बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वहाँ पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि यहाँ पर पाइपलाइन का मामला था, तो उन्होंने जो जवाब दिया ये उनके जहनी दिवालियापन की निशानी है। उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं था तो उन लोगों को भी काम कर ले बता देना चाहिए, तो जो ये बातें कह रहे हैं। आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जा रहा है, आपको ये नहीं पूछा जा रहा कि काम करेगा कौन। आप बहैसियत एक एमएलए हो, ये आपकी जिम्मेदारी थी कि वो जो कुछ हुआ उसको आपको मानना चाहिए था। एक तो आप गए लेकिन आपका कोई नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद नहीं था, कोई नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद नहीं था कि शहर के कोई हालात को वो देखे। और दूसरी बात, जब पत्रकारों ने आपसे ये पूछा कि आप उम्रा करने के लिए गए थे, तो ये भी तो एक सवाब का काम है, तो आपने उनको ये जवाब दिया कि मैं मेरी आखिरत के लिए गया था। और वहाँ पर जो ये महीना चल रहा है वो महीना ऐसा महीना होता है यहाँ बहुत धूप भी नहीं होती, बहुत गर्मी भी नहीं होती, बहुत सर्दी भी नहीं होती, एक अच्छा मौसम होता है। मैं मेरी आखिरत के लिए परिवार को लेकर गया था। तो मैं आपसे यह कहता हूँ कि आप अगर चिलचिलाती धूप में वहाँ पर जाते, रेगिस्तान की खाक छानते और मुश्किल हालात से वहाँ पर उम्रा करते, तो क्या अल्लाह पाक जल्द आपकी नहीं सुनते? अगर आप आखिरत को सामने रख करके वहाँ पर गए थे तो आपको मौसम का तयन क्या करना था? फिर किस बुनियाद पर आप ये कह रहे हो कि हम आखिरत को सुधारने के लिए गए थे? अगर आखिरत के लिए जाते तो मौसम को नहीं देखते आप, बल्कि बेइंतहा ये दर्द तो आप ही का दिया हुआ है कि जितनी तकलीफ उठाओगे आगे राहत होगी। तो आपको तो वहाँ तकलीफ के मौसम में जाना चाहिए था, तकलीफ के मौसम में आपको वहाँ जाना चाहिए। तो बहैसियत एक एमएलए आपने यहाँ पर कोई कारकर्दगी नहीं की। ये बहुत अफसोस की बात है ये हमारे लिए और हमारे शहर के लिए। बहुत अफसोस का मुकाम है कि एक एमएलए होते हुए भी सिर्फ इस बुनियाद पर कुछ काम नहीं करते कि लोग नाराज़ लोग सामने से आसिफ को वोटिंग नहीं करेंगे, वो मुझे हर कीमत पर वोटिंग देंगे। तो ये कब तक आखिर चलता रहेगा और ये शहर आखिर कब तक बर्दाश्त करता रहेगा? और दूसरी बात मैं जो ये कहना चाहता हूँ वो ये है कि मालेगांव शहर के इस इलाके में बीजेपी का कोई नुमाइंदा नहीं खड़े होने वाला है, कोई कारपोरेटर खड़े होने वाला नहीं है। और 2001 के बाद से मालेगांव शहर के अंदर कोई फसाद हुआ नहीं है। शेख आसिफ साहब ने बीजेपी को फिरका परस्त तो कहा है, और बीजेपी वालों को अगर इतना बुरा लगा है उनके बयान से, तो उन्होंने मराठी पत्रकार परिषद क्यों नहीं बुलाई? सिर्फ उर्दू पत्रकारों को बुलाने का या मराठी पत्रकार परिषद क्यों नहीं बुलाई? अगर शेख आसिफ से बयान को आपको तकलीफ थी तो आपको मराठी पेपर वालों को, पत्रकारों को बुलाकर सख्त एहतजाज दर्ज कराना चाहिए था। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये अब वो ज़माना नहीं रह गया। अब आवाम चालाक हो गई है, एक दूसरे के बयानात को समझ रही है। मालेगांव शहर की आवाम वो ज़माना अब रह ही नहीं गया कि तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊँ अपनी प्रेम कहानी। ये वो ज़माना नहीं रह गया। अब बच्चे बड़े हो गए। मैं अहलियान शहर से ये कहना चाहता हूँ कि मालेगांव शहर की जो सूरत हाल है और जिस तरह के मालेगांव शहर के एमएलए कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं ये आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इनकलाब आपके हाथों में। पूरे हिंदुस्तान की ये तारीख रही है कि कांग्रेस का तोती बोलता था। लाखों लोगों से चुनकर आने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कांग्रेस के थे, एक वक्त तो ऐसा आया कि बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को धूल चटा दी। ये बीजेपी का कारनामा नहीं था, बल्कि गयूर आवाम का कारनामा था जो कांग्रेस से नाराज होकर बीजेपी को लाए थे। ये अवामी ताकत थी, यह बीजेपी की ताकत नहीं बल्कि ये अवामी ताकत थी। महाराष्ट्र के अंदर आप देखो
एक ज़माने तक कांग्रेस का तोती बोलता था, महागठबंधन का तोती बोलता था। बीजेपी के लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर भी तमाम पार्टियों को किनारे लगाकर इक़्तिदार पर आ गए। ये आवाम की राय है, बीजेपी की राय नहीं है। यहाँ गठबंधन ने गलती की, आवाम ने उन्हें घर का रास्ता बता दिया। और तीसरी जो अहम बात है, दिल्ली के अंदर किसी के ख्वाब और ख्यालों में भी नहीं होगा कि वहाँ की एक मजबूत पार्टी अरविंद केजरीवाल साहब ने, कांग्रेस जो शीला दीक्षित 20 साल की वजीर आला थी और अपोजिशन में बीजेपी सरकार बीजेपी थी, इतनी ताकतवर होने के बावजूद आवाम ने वहाँ पे तख्ता पलट दिया। सिर्फ उसकी बुनियादी वजह यह थी कि केजरीवाल साहब के नज़रियात अच्छे थे, उनकी सोच अच्छी थी। उन्होंने लोगों को जो पैगाम दिया था वो एक अच्छा पैगाम था। लोगों ने उनकी बातों को सुना और तख्ता पलट दिया। पूरी ताकत थी बीजेपी और कांग्रेस के पास, लेकिन वहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने उनका तख्ता पलट दिया। 10 साल का अरसा हुआ है, 10 साल में उन्होंने तमाम फैसिलिटी वहाँ पर दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलती करे तो आवाम ने उन्हें भी वापस से हरा दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता का राज रहता है, किसी लीडर का राज नहीं रहता है। मालेगांव में आज हिसाब लगाया जा रहा है, इसको 25 सीट मिलेंगे, इसको 20 सीट मिलेंगी। मैं ये कहता हूँ आप इनके कारनामों को देख लो। ये दोनों लीडर थर्ड क्लास लीडर है, मैं साफ वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूँ। ये इनके अंदर लीडरशिप की काबिलियत नहीं है। आज 35 साल साथी निहाल अहमद साहब को दिया गया, 40 साल शेख रशीद घराने को दिया गया, 22 साल से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब आज इक़्तिदार में। ये तमाम लोगों को शहर ने मौका दिया। 70 साल की सियासत में मालेगांव शहर बजाय आगे जाने के वो पीछे गया है। बजाय आगे जाने के मालेगांव शहर पीछे गया है। पहले का ज़माना आता था, डाकू की फिल्में रिलीज होती थी। मैं ये कहता हूँ कि क्या डाकू की फिल्में अब चलेगी? प्यार मोहब्बत की फिल्में रिलीज होने लगी है, क्या वो आज चल रही है? एक ज़माना था 5 दिन का टेस्ट तो लोग दिलचस्पी लिया करते थे। क्या 5 दिन के टेस्ट में लोगों को दिलचस्पी रह गई? 50 ओवर में दिलचस्पी लिया करते थे क्रिकेट की दुनिया में, तो क्या 50 ओवर में भी दिलचस्पी रह गई? अब 20-20 लोगों को पसंद आने लगा है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि मालेगांव आज भी 70 साल पुरानी ज़हनियत लेकर के बैठा है। वही पुराना घिसा पिटा टेप रिकॉर्ड बजाता है, मेरा यह लीडर, मेरा यह लीडर। मालेगांव शहर बुनियादी मसाइल से दो चार है। ना पानी पट्टी फ्री मिल रही है, ना रोज़ाना गटरें साफ हो रही है, ना तालीम का मेयार को सुधरने के लिए तैयार है, ना दवाखानों का मेयार को सुधरने के लिए तैयार है। जिनको उर्दू बोलना नहीं आता, मराठी बहुत दूर की बात है, उनको कारपोरेटर बनाकर भेज दिया जाता है, तो वो क्या काम करेंगे? आने वाले लोगों को ये तक नहीं पूछा जाता कि आप पढ़ाई कहाँ तक कर रहे हो। बड़ी बड़ी दावतें पार्टी वालों को टिकट के लिए ख्वाहिशमंद हो रहा है, लेकिन कोई आवाम नहीं बोल रही है कि आप इसे लड़ाओ। आवाम नहीं बोल रही है, ये खुद टिकट के लिए जा रही। तो मैं शहरियान को ये अपील करना चाहूँगा कि दोनों लीडरशिप नाकारा हो गई है, लेकिन जनता अगर चाहे तो इक़्तिदार बदली हो सकता है। जैसे कि मैंने पूरी मिसाल आपको दे करके समझाई है। आप चाहो तो कारपोरेटर चेंज हो सकता है, आप चाहो तो सत्ता बदली जा सकती है। आम आदमी पार्टी कमज़ोर है तो आपके लिए, मजबूत बनाएंगे तो आप बनाएंगे, पढ़ा लिखा उम्मीदवार आप देंगे, इक़्तिदार आप पलटी करेंगे। यहाँ आपका राज होना चाहिए, लीडर या कारपोरेटरों का राज नहीं होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि मालेगांव शहर में अब जनता का राज होना चाहिए, कारपोरेटर या किसी लीडर का नहीं। लेकिन ये ताकत आपके पास है, आप जिसे चाहोगे तक तो दोगे, आप जिसे चाहोगे तक तो से उतार दोगे। अजीब सूरत हाल है। पुराना रिकॉर्ड आज भी बचता है। 70 साल में दुनिया चांद पे चली गई, मालेगांव में वो बिरादरी है, वो बिरादरी है, वो मेरा नेता है, वो मेरा नेता है। यही सियासत हो रही है मालेगांव में, और दुनिया चांद का सफर कर रही है। नदी के उस पार आप देख लो जाकर, ऐसा लगता है हम बाहर गांव में आ गए। वहाँ की आवाम जागरूक है, नेता नहीं, आवाम जागरूक है वहाँ की। तो आपको जागना होगा, आपको इनकलाब लाना होगा। आप चाहेंगे तो इक़्तिदार पलटी होगा, आप नहीं चाहेंगे तो यकीन जानिए ये 5 साल चले गया तो फिर आप 5 साल तक पछताओगे।
जातिवाद पर वोटिंग की या किसी को पैसा लेकर वोटिंग की और अनपढ़ लोगों को अगर कॉरपोरेशन भेजा तो यकीन जानिए मालेगांव शहर को तबाही और बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। आम आदमी पार्टी पूरे शहर के अंदर उम्मीदवार देगी और आपकी चॉइस का देगी और आपने चाहा तो हम इक्तदार पे पहुंचेंगे और मालेगांव शहर को डेवलपमेंट करेंगे। अगर एक जमीयत का दौरा है, मैंने कहा है कि एमएलए साहब मालेगांव के एमएलए भी है वो और जमीयत के सदर भी है, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर एमएलए साहब वहाँ थे और वहाँ पे एमआईएम के एक जिम्मेदार थे तो उनको भी ऐलान करना चाहिए ना गरीबों के लिए कि एमएलए फंड की तरफ से इतना पैसा, मैं एमएलए का सदर हूँ, मेरी तरफ से इतना पैसा। तो जमीयत के नाम पर कब तक सियासत चलेगी? ये आप एमएलए भी हो, आपके पार्टी के नुमाइंदे भी हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी देखिए एमआईएम के नाम से वहाँ पर ऐलान होना चाहिए। कोई ऐलान नहीं हुआ। मैंने इब्तिदाई में ये बात कही कि ठीक है आप आखिरत सुधारने गए थे ना, तो मौसम का इंतखाब क्यों किया? मेरा ये अहम चीज़ है वो कि आपको ठीक है हर इंसान को अपनी आखिरत की फिक्र करना चाहिए, तुम हो, मैं हो, आप हो, आखिरत की फिक्र, लेकिन आखिरत की फिक्र के लिए किसी मौसम का इंतखाब करना कि वहाँ भी मौसम खुशगवार है। मैंने कहा है ना कि चिलचिलाती धूप में अगर आप जाते, रेगिस्तान की खाक छान के तकलीफ उठाई होती तो यकीनन आपकी आखिरत का मामला ही कुछ और होता। आप तो मौसम का मिजाज देखकर वहां पर गए। ये शहर का मजाक उड़ाने के बराबर है। लोगों ने उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया है और जो बातें उन्होंने कही है ये शहर का मजाक है, ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वहाँ पे अपनी जिम्मेदारी और अपनी नाकामी को कबूल करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वहाँ पर उर्दू पत्रकार थे ना, तो ये कैसे गए? उनको मराठी पत्रकारों को बुलाना चाहिए था ना। अगर उनको इतराज़ था, आसिफ शेख के बयान से उन्हें आपत्ति थी, तो अपनी मराठी उर्दू वालों को जाने की क्या ज़रूरत? वो खुद अपने पत्रकार लेते अगर उन्हें बुरा लगता तो। मुझे लगता है कि शेख आसिफ ने इक़्तिदार के लिए ये सब कुछ किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आवाम से कि आप तख्ता पलट दो दोनों का, दोनों नाकारा हो चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं। नहीं देखो, हालात आते रहते हैं, कभी इधर से कुछ बातें आती है, कभी उधर से कुछ बातें, लेकिन आम आदमी पार्टी खुसूसी तौर से मैंने हमेशा जो सच रहा है उसका साथ दिया है। मैंने तादाद की फिक्र नहीं की कि लोग तादाद के साथ जाते हैं। मैंने हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा हूं और आगे भी सच बोलने के लिए खड़ा रहूंगा, चाहे वो किसी से कुछ भी हो। जो गलती करेगा बहरहाल मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, खिलाफ नहीं, उसको आईना बताऊंगा कि आप ये गलत काम कर रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात थी, वो पहले का बातचीत थी, पिछले टाइम में कुछ बातें थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पार्टी लेवल पे भी किसी से भी गठबंधन करने के लिए अभी सब कुछ बनाई है। किसी से कोई बात नहीं कर सकते। दो लोग के नाराज लोग हैं, वो जाएंगे कहाँ? आम आदमी पार्टी के पास ही आने वाले हो। और शहर एक शिद्दत के साथ तीसरी क़यादत की तलाश में है, और यही मैं कह रहा हूँ कि आप उठ खड़े हुई और आम आदमी पार्टी को मजबूत बनाइए। मैं इस मामले में माइनर रेफरी डिफेंस कमेटी को पहले भी मुबारकबाद दिया हूँ और आज फिर एक बार मुबारकबाद दे रहा हूँ। और वक्त का एमएलए, मैंने उस वक्त भी कहा था कि तुमने पूरा इल्ज़ाम शेख आसिफ के सर मोड़ा है, तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी थी, आपको वकील खड़ा करना चाहिए था, लोगों की दाद रसी, लेकिन वो आदमी जिम्मेदारी से फरारी इख्तियार किए हुए है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जब सब कुछ कर चुकी है, सब कुछ हो चुका है, जब कहीं ना कहीं उन्हें महसूस हुआ कि हमें कुछ बनाना चाहिए तो वो बनाए। और मैं समझता हूँ अभी तक के कितने लोग उनके पास गए भी नहीं होंगे। जो मसाले माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की ही तरफ आ रहे हैं, तो वो हल करने पर लगे, इनके पास तो मैं समझता हूँ कोई जाने के लिए भी तैयार नहीं हो। नहीं, इस्तीफा का तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन नुमाइंदगी नाकाम हुई। आवाम ने 1,10,000 वोटों से उनको चुन करके दिया है। 1,10,000 लोगों ने उनके ऊपर भरोसा किया है। अगर आवाम ने भरोसा किया तो उनको उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन अब तक के साल भर की कारकर्दगी यही कहती है कि वो नाकाम हो चुकी। आवाम को चाहिए, मैंने कहा हम तो घर घर जाएंगे और अभी तमाम लोगों का चेहरा हम बताएंगे। आवाम का काम है कि वो अपने लीडरों से सवाल करे, अपने कारपोरेटरों से सवाल करे, तालीमी काबिलियत को पूछे। मैं ये कहना चाहूँगा, ये तमाम लीडर आपके बच्चों को अनपढ़ और गंवार देखना चाहते हैं, और आम आदमी पार्टी आपके बच्चों को जेब में कलम देखना चाहती है। ये आपके बच्चों का मुस्तकबिल कभी नहीं संवारेंगे। इनके बच्चों को देखो ना आप,
मुफ्ती इस्माइल के बच्चों को देखो, उनकी ठाट बाट देखो, शेख आसिफ साहब के बच्चों को देखो, उन्होंने तालीम पर अपनी बच्चियों को डॉक्टर बना लिया है। जिन लोगों को आपने वोट दिया उन्होंने अपना फ्यूचर बना लिया, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना दिया। और आप अपना घर देखो और अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखो। अब की बार आपका वोट आपके लिए होना चाहिए, इसीलिए हमने ये नारा दिया है कि अपनी बार अपने बच्चों के लिए वोटिंग करो, किसी नेता के लिए मत करो। और आपको दिया जाने वाला वोट, आप पार्टी को दिया जाने वाला वोट, वो आपको तरक्की की शक्ल में वापस लौटेगा। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेपनाह करम एहसान। अल्लाह ताला ने ये दौलत और सआदत अता फरमाई कि अल-बदर हज उम्रा टूर हमारा चौथा काफ़िला अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से अपनी तैयारियों में है। और पीर की सुबह 11 बजे हमारा सऊदी एयरलाइंस का फ़्लाइट है और हम लोग माशाअल्लाह अल्लाह के दर पर हाज़िर हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा अपना ये चौथा सफ़र है और बड़ी कामयाबियों के साथ हमारा ये पैकेज अपनी मंजिल की तरफ रवां और दवां है। हमारे अपने इस पैकेजेस में बतौर ख़ास हम लोगों की अपनी कोशिश है कि अपने सफ़र को सफ़र तरबियत बनाया जाए, क्योंकि ये सफ़र इंसान अपनी ज़िंदगी में, बहुत से लोग सारी ज़िंदगी की कमाइयाँ इकट्ठी करके वो सारी लगाते हैं और ज़िंदगी की एक बड़ी चाहत होती है कि मैं अल्लाह का दर देख लूँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा देख लूँ। तो चूँकि ये खालिस दीनी सफ़र है, अल्लाह के दर का, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर का, आम तौर से ये मामलात पैदा हो रहे हैं कि अब ये सफ़र तरबियत इसमें नहीं हो रही है। हम लोग बुज़ुर्गों के मशवरा से, अल्लाह वाले और उलमा के मशवरा से बतौर ख़ास इसकी कोशिश और एहतिमाम कर रहे हैं कि इस सफ़र को हमें इंशाअल्लाह सफ़र तरबियत बनाना है। और हमारा अपना निशाना और टारगेट ये है कि हमारी अपनी कोशिशों से किसी बंदे का एक सजदा भी सही हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारी अपनी नजात का ज़रिया है। और ये सफ़र वो सफ़र है जिसके बारे में बताया गया कि हर इलाके से अल्लाह की दरबार में पहुँचने वाला उस इलाके का अल्लाह की बारगाह में नुमाइंदा होता है। और आप अल्लाह ताला उसके अमाल की बुनियाद पर इलाक़ों के लिए खैर और शर के फ़ैसले किया करते हैं। हमारे बुज़ुर्गों की और अल्लाह वालों का हमेशा से ये मामूल रहा, उनकी चाहत ये होती है कि जो भी अल्लाह के दर पर जाए एक ख़ूबसूरत ज़िंदगी लेकर अल्लाह के दर पर जाए। अल्लाह का इश्क़, अल्लाह की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत और नबी की खूबसूरत ज़िंदगी, ताकि वहाँ से अपने इलाके लौटे तो खैर और बरकत और हिदायत के फ़ैसले लेकर वो बंदा अपने इलाक़ों की तरफ लौटे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अपने शहर में अहबाब काम कर रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में हज़रात अल्लाह के दर पर पहुँचते हैं। उन्हीं में एक हमारा एक टूर अल-बदर हज उम्रा टूर सुलेमानी मस्जिद के पास ये अपनी कामयाबियों के साथ अल्लाह के फजल से चल रहा है। और इंशाअल्लाह अगले पैकेजेस भी हमारे अपने तैयारियों में हैं। दिसंबर में भी माशाअल्लाह मौलाना तौसीफ साहब कासमी दामद बरकातहुम की सरपरस्ती में उनके साथ एक काफ़िला अल्लाह के दर पर रवाना होने वाला इंशाअल्लाह। और फिर आने वाला रमज़ान भी इंशाअल्लाह हम लोगों की पूरी तैयारी है। और अल्लाह ने चाहा तो मैं और हज़रत मौलाना तौसीफ साहब और हमारे तोफ़ैल एडवोकेट साहब, हम तीनों इस काफ़िले में इंशाअल्लाह शरीक रहेंगे। रमज़ान का पूरा महीना 35 दिन का हमारा इंशाअल्लाह सफ़र होगा और उसमें बहुत सारे हबाब रुजू कर रहे हैं, बहुत सारे आ भी चुके हैं। तो जिन हबाब तक ये बात पहुँचे, तो अगर आपका सफ़र रमज़ान का हो, दिसंबर का हो, तो ज़रूर हमें याद फरमाइए, हम आपकी खिदमत के लिए इंशाअल्लाह तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन और सामिईन, अल्हम्दुलिल्लाह अल-बदर हज उम्रा टूर्स के ज़ेर एहतिमाम ये हमारा काफ़िला जा रहा है। इंशाअल्लाह अबू सुफियान एमार साहब और एडवोकेट तोफ़ैलुर रहमान साहब इस काफ़िले के अंदर बतौर ख़िदमत के मौजूद रहेंगे, रहबरी के मौजूद रहेंगे। और ये काफ़िला 40 हाजियों पर मुश्तमिल काफ़िला है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस सफ़र उम्रे को सफ़र तरबियत बनाए। हमारे बुज़ुर्गों ने बतौर ख़ास इस लाइन से जो रहबरी फरमाई है, उसमें से एक बात यह है कि माशाअल्लाह मशरिक़ व मग़रिब, शिमाल व जुनूब, दुनिया के कोने से सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में हुज्जाज किराम और मुअतमिरीन ज़ायरीन पहुँच रहे हैं हरमैन शरीफ़ैन की तरफ। हम दुआ ये करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस सफ़र उम्रे को कबूल फ़रमाए। सैयदना इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने बिनाए काबा के मौके पर जो दुआ फरमाई थी,
हम देखने वालों से गुजारिश करेंगे और जो पहुँचने वाले हैं उनसे गुजारिश करेंगे, इस दुआ का बतौर ख़ास एहतमाम करें। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, कि अल्लाह कबूल फरमा लीजिए, आमाल कबूल हो जावे, हम सब की नजात के लिए काफ़ी है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़िला जा रहा है, सफ़र उम्रे को सफ़र तरबियत बनाया जाए। एक आखिरी बात कहकर बात ख़त्म करेंगे कि मक्का से हमें जो लेना चाहिए वल्लाह की मोहब्बत लेनी है, और मदीना पाक का जो बातिनी तोहफ़ा है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत और उनकी इत्तिबा है। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।